तो बच्चों आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बच्चों सबसे पहले तो इसमें जो स्पेक्ट्रम है उसका बेसिक मतलब क्या होता है ज़रा उसको हम लोग समझते हैं। तो देखो स्पेक्ट्रम का बेसिक मतलब क्या होता है, एक रेगुलर पैटर्न, ठीक है ना। एक रेगुलर पैटर्न के अंदर जब हम कलर का अरेंजमेंट करते हैं तो उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक प्रिज्म है, ठीक है, और उस प्रिज्म के ऊपर क्या है, इधर की तरफ से वाइट लाइट आ रही है, सफ़ेद लाइट आ रही है। तो वो प्रिज्म बेसिकली क्या करेगा, उस सफ़ेद लाइट को 7 अलग अलग कलर में विभाजित कर देगा, ठीक है। तो वो जो 7 अलग अलग कलर मिलेंगे बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा बच्चों, प्रिज्म, ये हो गया हमारा प्रिज्म। इधर से हमारी क्या आई, वाइट लाइट आ रही है, वाइट लाइट हमारी आई। ये वाइट लाइट क्या कर रही है, जो हमारा वाइट लाइट है ये प्रिज्म क्या कर रहा है, उसको 7 अलग अलग कलरों में विखंडित कर रहा है, ठीक है। और ये जो 7 अलग अलग कलर हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई एक स्क्रीन लगा दूं, मान लो सफ़ेद स्क्रीन मैंने लगा दी, तो सफ़ेद स्क्रीन के ऊपर भाई वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ऑरेंज, इस तरीके से करके क्या होंगे, 7 अलग अलग कलर मेरे को नज़र आएंगे। बस इसी प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी हम हाइड्रोजन से ऐसे स्पेक्ट्रम बनाएंगे, इसलिए इसका नाम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो जाता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम का बेसिक मतलब तो हम लोग समझ ही गए, क्या होता है कि जो वाइट लाइट होती है उसको 7 अलग अलग कलर में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और वो 7 अलग अलग कलर जो है हमें एक प्रॉपर मैनर में नज़र आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन परमाणु की वजह से अगर होगा तो उसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या है, मान लीजिए हमने एक हाइड्रोजन का सैंपल लिया, ठीक है बच्चों। अब उस हाइड्रोजन के सैंपल को क्या किया हमने, सन लाइट के अंदर रख दिया, सूरज की रोशनी के अंदर रख दिया। जब हम उसको सूरज की रोशनी के अंदर रखेंगे, उस हाइड्रोजन सैंपल को हमने कांच का एक क्या ले लिया बच्चों, इस तरीके से कांच का एक कंटेनर ले लिया, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भर दी और उस सैंपल को कहाँ पे रख दिया हमने, सूरज की रोशनी में रख दिया। तो इसके अंदर जो बहुत सारे हाइड्रोजन के परमाणु होंगे उनमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो हाइड्रोजन के परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा ग्रहण करेंगे, और जब वो ऊर्जा ग्रहण करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उच्च ऊर्जा कोश में चला जाएगा। कौन से ऊर्जा कोश में जाएगा ये मुझे भी नहीं पता भाई, ये तो निर्भर करेगा ना कि उसने कितनी ऊर्जा ग्रहण करी है, ठीक है। तो भाई कुछ ना कुछ ऊर्जा वो ग्रहण करेगा और उच्च ऊर्जा कोश में चला जाएगा। अब उसको मान लो मैं यहाँ रूम के अंदर दोबारा लेके आ गया। अब उसको मैंने क्या किया बच्चों, एक डिवाइस होता है स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या होता है बच्चों, स्पेक्ट्रोस्कोप। तो बच्चों जो स्पेक्ट्रोस्कोप होता है वो स्पेक्ट्रोस्कोप बेसिकली क्या है हमारा, वो एज अ प्रिज्म है, यानी कि अगर उस स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर भी हम वाइट लाइट अगर डालेंगे ना तो वो स्पेक्ट्रोस्कोप क्या करेगा, उसको अलग 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो स्पेक्ट्रोस्कोप जो है वो बेसिकली वाइट लाइट को कलर में डिस्ट्रीब्यूट करने के काम में आता है, जिससे हमें एक रेगुलर पैटर्न यानी कि स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है बच्चों। तो अब बेसिकली हमने क्या किया, जो हाइड्रोजन सैंपल हमने लिया था, सूरज की रोशनी में रखा, उसके इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ग्रहण करी, उच्च ऊर्जा कोश में चले गए। अब मैं दोबारा से लेके आ गया बच्चों उसको, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, हाइड्रोजन का सैंपल हो गया। ये बेसिकली मेरा हो गया हाइड्रोजन सैंपल, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उच्च ऊर्जा कोश के अंदर चले गए हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो किसी स्थायी कोश कौन सी होती है, जो उसकी वैलेंस कोश होती है, यानी स्टेशनरी स्टेट जो होती है, यानी जिसमें फाइनली इलेक्ट्रॉन को दोबारा लौट के आना होता है। भाई हाइड्रोजन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, पहले कोश में होता है, तो वो उसकी क्या होगी, सबसे ज़्यादा स्टेबल एनर्जी स्टेट होती है। तो अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि उच्च ऊर्जा कोश में है तो वहाँ तो वो क्या है, अनस्टेबल है, तो वो दोबारा से कहाँ आएंगे, अपने ग्राउंड स्टेट में आएंगे। जब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो दोबारा से ऊर्जा क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। याद करो हम पढ़ चुके हैं
हैं, बोर ने हमें बताया था जब निम्न ऊर्जा कोश से उच्च ऊर्जा कोश में इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो ऊर्जा ग्रहण करता है, उच्च ऊर्जा कोश से निम्न ऊर्जा कोश में आता है तो वो ऊर्जा क्या करता है, रिलीज करता है बच्चों। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन सैंपल में से क्या है, जो आपके हाइड्रोजन के परमाणु हैं वो ऊर्जा क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। अब वो उनकी अलग अलग, सबकी अपनी अलग अलग एनर्जी होगी भाई, किसी मान लो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिलीज कर रहा है, कोई 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिलीज कर रहा है, तो वो डिपेंड करेगा, वो हमारे काम का नहीं है, बस वो ऊर्जा रिलीज कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अब हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोप लगाया हुआ है, ये हो गया हमारा स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है बच्चों, अब ये जो स्पेक्ट्रोस्कोप है ये इस लाइट को क्या करेगा, अलग अलग लाइट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इस तरीके से क्या करेगा, ये अलग अलग लाइट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिसका हमें इस स्क्रीन के ऊपर क्या मिलेगा, एक रेगुलर पैटर्न मिलेगा। बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे खास बात ये है कि ये जो हमने स्पेक्ट्रम देखा, इसको हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एमिशन स्पेक्ट्रम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक खास बात और, जो हम स्क्रीन लेते हैं ना बच्चों, ये जो हमने स्क्रीन ली है ये ब्लैक स्क्रीन होती है, ब्लैक स्क्रीन। कैसे लेते हैं बच्चों हम स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन लेते हैं, काली स्क्रीन लेते हैं, और उसके ऊपर हमें इस तरीके से विभिन्न प्रकार की कलरफुल लाइनें, भाई रेड लाइन होगी, ब्लू लाइन होगी, ऑरेंज लाइन होगी, वॉयलेट लाइन होगी, इंडिगो लाइन होगी। ठीक है, तो कलर्ड लाइंस मिलती हैं। तो ब्लैक स्क्रीन एंड कलर्ड लाइंस। अब ये लाइंस कैसे मिल रही हैं, तो इसको कुछ इस तरीके समझो, जैसे आपने देखा होगा मूवीज वगैरह के अंदर, या फिर कोई पेशेंट अगर हो जो हॉस्पिटलाइज हुआ हो तो उसकी ईसीजी रिपोर्ट आती है। ठीक है, हार्ट बीट उसकी नजर आती है, जैसे जैसे हार्ट बीट चलती है वैसे वैसे उसकी नजर आती है। ऐसे अगर हो जाएगा तो यानी वो क्या हो गया, निमट गया। ठीक है, या इस तरीके से क्या होती है, उसकी ईसीजी रिपोर्ट आती है। तो वो बेसिकली मशीन से ड्रॉ करी गई इमेजेस होती है। या अर्थक्वेक आता है ना, तो अर्थक्वेक का भी पेपर पे इस तरीके से क्या होता है, चार्ट बनता है। ऐसे ही क्या होता है, जैसे मान लो एक हाइड्रोजन एटम का किसी एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आया, तो जब वो नीचे की तरफ आया तो उसने ऊर्जा क्या करी, रिलीज करी। ऊर्जा रिलीज करी तो ये एक लाइन बन गई। फिर दूसरा कोई परमाणु किसी दूसरे उत्तेजित कोश से आया, मान लो पहला वाला 4 से 1 में आया था, दूसरा वाला 2 से 1 में आया, तो देखो दोनों की ऊर्जाएं अलग अलग होंगी। अगर दोनों की ऊर्जाएं अलग अलग होंगी, ठीक है, तो दोनों का वेवलेंथ और दोनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी, यानी उसके लिए अलग लाइन। ऐसे क्या होती है, इस तरीके से कलर्ड लाइंस हमें मिलती है। ठीक है बच्चों, तो पहला क्या है, हमेशा हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम है, और एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर हमें कलर्ड लाइंस मिलती हैं, और स्क्रीन हम लोग कैसी आती है, हमारे पास ब्लैक स्क्रीन आती है। यानी जैसे ये है ना बोर्ड, ये पूरा ब्लैक होगा, इसके ऊपर कलर्ड लाइंस होंगी, तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो कौन सा स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम है। ऐसे दूसरा बच्चों होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम काफी हद तक इससे मिलता जुलता ही डायग्राम अभी मैं बनाऊंगा, बस उसमें एक फर्क क्या होता है, वो जो हाइड्रोजन सैंपल पहले हमने सनलाइट में रखा था और लाइक हमने उसको चार्ज कर लिया था, इस तरीके से समझ लो, लेकिन अभी हम लोग उसको सनलाइट में नहीं रख रहे। अभी हमने ये सेटअप जो है ना, इसके आगे व्हाइट लाइट और लगा दी, यानी अब जब हम व्हाइट लाइट लगा रहे हैं तो बेसिकली हो क्या रहा है, वो हाइड्रोजन के परमाणु ऊर्जा ग्रहण करके व्हाइट लाइट से उच्च ऊर्जा कोश में तो जा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में नीचे भी आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं। तो ये प्रोसेस लगातार क्या हो रहा है, वहां पे कंटिन्यू चलता रहता है। तो इस वाले स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो जरा उसका डायग्राम हम लोग समझते हैं।
ठीक है बच्चों, तो देखो इन दोनों के अंदर ये कौन सा हो गया, ये वो तो हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम था और ये हो जाएगा हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जो हमें बैकग्राउंड मिलता है, ठीक है, वो कैसा मिलता है, हमें कलर्ड बैकग्राउंड मिलता है। ठीक है, उल्टा, इसका उल्टा कर दो तो इसमें हमें कलर्ड बैकग्राउंड मिलेगा एंड डार्क या ब्लैक लाइंस मिलती है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये दो तरीके के स्पेक्ट्रम हमारे होते हैं, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जिसमें एक मुख्य बात तुम्हें याद रखनी है वो ये है, जो हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम होता है उसमें ब्लैक बैकग्राउंड होता है और कलर्ड लाइंस होती हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर हमारा कलर्ड बैकग्राउंड होता है और ब्लैक लाइंस होती है। बस यही काम का है, बाकी और कुछ हमारे काम का नहीं है। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। इस डायग्राम्स को बना लीजिए और जो एक पॉइंट मैंने बताया वही याद रखिए, बाकी और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो लिखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पीछे का कारण, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पीछे का कारण। इसके अंदर लिखिए हाइड्रोजन परमाणु द्वारा ऊर्जा ग्रहण करने पर, हाइड्रोजन परमाणु द्वारा ऊर्जा ग्रहण करने पर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कोश में चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा कोश में चले जाते हैं। जब वह उच्च ऊर्जा कोश से निम्न ऊर्जा कोश में आते हैं तो वह एक निश्चित मात्रा की ऊर्जा निष्कासित करते हैं, एक निश्चित मात्रा की ऊर्जा निष्कासित करते हैं, जिसकी वजह से हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, जिसकी वजह से हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है बच्चों, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। ये तो स्पेक्ट्रम आने के पीछे का कारण है। इसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखो, स्पेक्ट्रम को हम दो भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम को हम दो भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला नंबर डाल के लिखिए एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एमिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, उत्सर्जन, तो हिंदी में लिख लो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। इसके अंदर लिखिए, है ना, ये डायग्राम ही काम का है, बाकी काम का है नहीं, तो स्टेटमेंट कुछ नहीं लिख रहे हम इसमें, सीधे अपना मेन पॉइंट लिखते हैं। इसमें लिखिए बैकग्राउंड डार्क या ब्लैक, बैकग्राउंड डार्क या ब्लैक। अगली लाइन में लिखिए लाइंस या स्पेक्ट्रम लाइंस, रंग वाली यानी कलरफुल। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला लिखो दूसरा नंबर डाल के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हिंदी में लिख लो अवशोषण स्पेक्ट्रम। इसके अंदर लिखो कलर्ड यानी रंग वाला बैकग्राउंड तथा काली अथवा डार्क लाइनें, ठीक है बच्चों, तो यही हमारे काम का है। स्पेक्ट्रम क्या होता है वो हम समझ गए हैं। ठीक है,
और ये 2 प्रकार के होते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ खास काम का है नहीं। अब क्या काम का है उसके ऊपर अपन फोकस करते हैं। तो देखो बच्चों क्या है, जब आपका इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कोश से निम्न ऊर्जा कोश में आ रहा है तो वो ऊर्जा निष्कासित कर रहा है। अब बच्चों वो कौन से ऊर्जा कोश में गया ये ना मुझे पता है ना आप लोगों को पता है। मान लो वो 4थे कोश में था, कोई 5वें कोश में था, कोई 6ठे कोश में था। अब वो जब नीचे आ रहा है उसको आना तो n बराबर 1 में है ना, लेकिन वो क्या n बराबर 1 में डायरेक्टली आ सकता है? नहीं भाई, ऐसा कोई पॉसिबल थोड़ी ना है। मान लो मैं 6ठी मंजिल पे रह रहा हूँ तो मैं मान लो एक बार तो लिफ्ट से सीधे नीचे आ गया, ठीक है बच्चों, तो मेरे ऊर्जा जो है मेरी एक प्रकार की निष्कासित हो गई। लेकिन मान लो मैं 6ठी से पहले 5वीं पे आया, 5वीं से 3री पे आया, 3री से 1ली पे आया, तो मेरी ऊर्जा जो है वो अलग अलग प्रकार से निष्कासित हो रही है। बात को समझना, इलेक्ट्रॉन हो सकता है डायरेक्टली नीचे आ जाए या हो सकता है टुकड़ों में रुक रुक के नीचे की तरफ आए, तो उस बात पर निर्भर करेगी कि वो कितनी ऊर्जा को निष्कासित कर रही है, ठीक है। तो अब साइंटिस्टों ने क्या किया, इन जो ऊर्जा है विभिन्न प्रकार की, भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है, तो उसको क्या किया, अलग अलग सेपरेट कर दिया। कैसे सेपरेट किया वो जरा हम समझते हैं। तो बच्चों हम समझते हैं कि किस तरीके से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम अलग अलग लाइंस के अंदर वर्गीकृत कर सकते हैं, जरा समझिएगा। ये मान लीजिए, ठीक है, इधर बनाता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बच्चों। ये मैंने क्या बनाया है, लाइंस जो बनाई है ये बेसिकली क्या है, ऊर्जा कोश है। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ मैं नंबरिंग कर देता हूँ, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, और एक और ले लेते हैं n बराबर 7, और ये लास्ट वाला जो है बच्चों ये क्या है, n बराबर इनफाइनाइट। भाई हो सकता है इलेक्ट्रॉन जो है वो इनफाइनाइट वाले ऊर्जा कोश में चला गया हो, ठीक है ना। अब देखो कैसे वर्गीकरण किया उन्होंने। सबसे पहले आया लाइमन नाम का साइंटिस्ट। लाइमन ने क्या बोला कि यदि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी उच्च ऊर्जा कोश से जंप करके कूदी मार के n बराबर 1 में आता है, यानी पहले कोश में आता है, तो उसको हम लोग कौन सी श्रृंखला की बोलेंगे, लाइमन श्रृंखला की स्पेक्ट्रम लाइन बोलेंगे। क्या मतलब है जरा समझना ध्यान से। मान लो इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा है, या 3 से 1 में आ रहा है, या 4 से 1 में आ रहा है, या 5 से 1 में आ रहा है, या 6 से 1 में आ रहा है, या 7 से 1 में आ रहा है, या कहीं इनफाइनाइट से 1 में आ रहा है। कहीं से भी आए लेकिन आना कहाँ चाहिए, n बराबर 1 में आना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइमन श्रृंखला की बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा, लाइमन सीरीज। इंग्लिश में क्या बोल देंगे हम इसको, लाइमन सीरीज, ठीक है बच्चों। और जो लाइमन सीरीज होती है ना, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, पराबैंगनी किरणें, जो हमने EM वेव्स के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो लाइमन सीरीज जो है ये किसके अंदर लाई करती है, अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर। ये भी ध्यान रखना है आपको। तो लगे हाथों हम यहाँ पे और लिखते चलते हैं। सबसे पहले हमारी कौन सी श्रृंखला है बच्चों, लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के अंदर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, टेबल की फॉर्म में बना लेते हैं इनको। लाइमन सीरीज के अंदर N1 इधर लिख लेंगे, N2 इधर लिख लेंगे, EM रीजन जो है हम लोग इधर की तरफ लिख लेंगे, ठीक है। N1 N2 और EM रीजन हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली लाखों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके आप क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ मेरी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और साथ ही साथ मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं।
लाइमन श्रृंखला के लिए N1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, पहले कोश में आना चाहिए। N2 क्या होगा, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक में कुछ भी हो सकता है। ईएम रीजन कौन सा है, अल्ट्रा वायलेट रीजन, यानी कि पराबैंगनी किरणें। ठीक है बच्चों, दूसरा बात करते हैं। तो दूसरी जो सीरीज है वो है बामर सीरीज। बामर श्रृंखला क्या है बेटा, कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आता है, n बराबर 2 में आता है, चाहे 3 से आए, 4 से आए, 5 से आए, 6 से आए, 7 से आए या अनंत से आए, वो कहलाएगा कौन सी श्रृंखला की बच्चों, बामर श्रृंखला की, बामर श्रृंखला। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, ये विजिबल रीजन के अंदर आता है। कौन से रीजन के अंदर आता है बच्चों, विजिबल रीजन के अंदर, यानी वो ईएम वेव का रीजन जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। भाई अल्ट्रा वायलेट को तो हम देख नहीं सकते, विजिबल को हम देख सकते हैं। और ईएम वेव के टाइम पे मैंने बताया था, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 380 नैनोमीटर से लेकर उसका डबल कर दो 760 नैनोमीटर तक की होती है। यानी कि अगर 3 से 2 आए, 4 से 2 आए, 7 से 2 आए, इनफाइनाइट से 2 आए, तो जो भी ऊर्जा निकलेगी उसका जो लैम्डा होगा वो 380 से लेकर 720 नैनोमीटर के बीच होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा हमारे सवाल बनते हैं। तो ये तो हो गया हमारा लाइमन। दूसरा जो है हमारा वो कौन सा है बच्चों, बामर श्रृंखला। बामर श्रृंखला, हिंदी में भी यही बोलते हैं, बामर को बामर ही बोलते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा। इसमें N1 की वैल्यू होगी 2, N2 की वैल्यू होगी 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये कौन से रीजन में आता है, विजिबल रीजन के अंदर आता है। ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण श्रृंखला है। अगली बात करते हैं, लाइमन बामर। अगला आता है बेटा पास्चन। पास्चन क्या बोला कि कहीं से भी आए, अगर तुम आओगे 3 में तो तुम्हें कौन सी श्रृंखला की कहा जाएगा, पास्कन श्रृंखला की कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, लाइमन बामर पास्चन। पास्चन ये जो है बच्चों, ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर आता है। ठीक है, तो तीसरे की हम बात करते हैं। लाइमन हो चुका है, बामर हो चुका है, पास्चन की बात कर लेते हैं। पास्चन श्रृंखला जो है हमारी बच्चों, उसमें N1 की वैल्यू होती है 3, N2 की वैल्यू होती है 4 से लेकर इनफाइनाइट तक, और ये आता किस में है, इंफ्रारेड रीजन के अंदर आता है। ठीक है बच्चों, तो लाइमन बामर पास्कन। अगला हम लोग बात करते हैं ब्रैकेट की। ब्रैकेट क्या है बच्चों, कहीं से भी आए, अगर तुम आओगे 4 में, तो 4 में अगर आप आओगे तो वो कौन सी श्रृंखला की कहलाएगी, तुम्हारी ब्रैकेट श्रृंखला। और ये भी बच्चों इंफ्रारेड रीजन के अंदर ही आता है। तो अगला हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों, ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें N1 की वैल्यू होती है 4, N2 की वैल्यू होती है 5 से लेकर इनफाइनाइट तक, और ये भी आता है हमारा इंफ्रारेड रीजन के अंदर। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला बात करते हैं लाइमन बामर पास्कन ब्रैकेट फंड। अगला कौन सा हमारा बच्चों, फंड। फंड वो नहीं जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, साइंटिस्ट का नेम है। इसमें P साइलेंट होता है बच्चों, P फंड मत बोलना इसको हम लोग फंड बोलते हैं। स्पेलिंग होती है PFUND, जिसमें P क्या होता है, साइलेंट होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये, कहीं से भी अगर आप आते हो n बराबर 5 में, तो कौन सी श्रृंखला की कहलाई जाएगी, वो फंड श्रृंखला की कहलाई जाएगी। यानी कि अच्छा, ये भी कौन से रीजन में आता है बच्चों, इंफ्रारेड रीजन में आता है। ये भी हमारा इंफ्रारेड रीजन के अंदर आता है। यानी कि जो हमारा फंड है, ठीक है, उसमें N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 5 हो जाएगी, और N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 से लेकर इनफाइनाइट में से कुछ भी हो सकती है। और ये रीजन कौन से में आता है, इंफ्रारेड रीजन के अंदर आता है। ठीक है, और लास्ट एक और देख लेते हैं बच्चों, हालांकि वो NCERT में तो नहीं दिया हुआ है, वो है हम्फ्री। तो हम्फ्री भी साइंटिस्ट का नेम है। उसने क्या बोला, स्पेलिंग देख लेते हैं, हम्फ्री। उसने क्या बोला, कहीं से भी अगर तुम आओगे n बराबर 6 में, तो वो किस रीजन में आएगा, हम्फ्री सीरीज में आएगा। और ये जो है ये फार इंफ्रारेड में आता है बच्चों, इंफ्रारेड के बाद फार इंफ्रारेड में आता है। तो अगला है हमारा हम्फ्री।
ठीक है बच्चों, हम्फ्री सीरीज। इसमें n1 की वैल्यू होती है हमारी 6, n2 की वैल्यू हो सकती है 7 से लेके इनफाइनाइट तक कहीं पर भी, और ये कौन से रीजन में आता है, हमारा फार इंफ्रारेड रीजन के अंदर आता है। तो बच्चों ये जो है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर क्लासिफिकेशन है। देखो कुछ भी नहीं है, साइंटिस्ट देखो सबको अपना क्या करना होता है बच्चों, नाम कमाना होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तो खोज हो ही चुकी थी, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर अलग अलग साइंटिस्ट अपना अपना राग गाने लग गए। भाई सबसे पहले आ गया लायमन, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। लायमन ने क्या बोला, अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आएगा n बराबर 1 में, ठीक है, तो वो कौन सी श्रृंखला की कहलाएगी, हमारी लायमन श्रृंखला की कहलाएगी। लायमन श्रृंखला जो होगी उसमें यानी n1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, n2 कितना हो जाएगा, 2 से लेके इनफाइनाइट हो जाएगा, और वो कौन से रीजन में लाई करेगा, हमारा अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करेगा। उसके बाद आ गया बामर भाई साहब, तो बामर ने क्या बोला, कहीं से भी आओ, अगर तुम आते हो 2 में तो कौन सी सीरीज में आओगे, तुम बामर सीरीज में आओगे। बामर सीरीज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये विजिबल रीजन के अंदर लाई करती है, यानी बामर श्रृंखला के अंदर, यानी कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे कोश में आता है तो उसका जो लैम्डा होगा, उससे निकलने वाली जो ऊर्जा है, उसका जो लैम्डा होगा वो 380 से 760 नैनोमीटर के बीच में होगा, यानी n1 की वैल्यू हो जाती है 2, n2 की वैल्यू हो जाएगी 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। अगला है हमारा पास्कन श्रृंखला, पास्कन श्रृंखला में n1 3 हो गया, 4 से लेकर इनफाइनाइट। इंफ्रारेड ब्रैकेट n1 की वैल्यू 4, 5 से लेकर इनफाइनाइट। इंफ्रारेड पी फंड n1 की वैल्यू 5, n2 की वैल्यू 6 से लेकर इनफाइनाइट। इंफ्रारेड और हम्फ्री n1 की वैल्यू 6, n2 की वैल्यू 7 से लेकर इनफाइनाइट, और ये आता है हमारा फार इंफ्रारेड रीजन के अंदर, ठीक है बच्चों। तो ये क्लासिफिकेशंस हैं हमारे लायमन, बामर, पास्कन, ब्रैकेट। बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, अच्छे से माइंड में सेट कर लो इनको, कौन कहाँ से कहाँ तक जंप करता है, ठीक है। देखो इस पे एक एग्जांपल समझते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। मान लो उसने हमसे बोला कि ठीक है, चलो इसके पहले एक और पॉइंट हम समझ लेते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि भाई लायमन क्या है, बामर क्या है, पास्कन क्या है, ब्रैकेट क्या है, फंड क्या है और हम्फ्री क्या है। अब इसमें भी बेटा 1-2 पॉइंट और है, जैसे प्रथम लायमन श्रृंखला या द्वितीय बामर श्रृंखला या अंतिम ब्रैकेट श्रृंखला, ठीक है, या सीमांत ब्रैकेट, ये सब पॉइंट्स क्या हैं जरा इसको समझते हैं। देखो इसके अंदर बच्चों जो हमारा ये n लायमन के अंदर ये जो पहली लाइन नजर आ रही है, पहली लाइन कौन सी बोल रहा हूं मैं भाई, देखो आना कहां पर है, 1 में आना है, और वो कहां से आ रहा है, जस्ट दूसरे से आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फर्स्ट लायमन लाइन। फर्स्ट लायमन लाइन क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट लायमन लाइन। यानी अगर तुमसे किसी ने बोल दिया फर्स्ट लायमन लाइन बोला, तो फर्स्ट लायमन लाइन का मतलब n1 की वैल्यू तो कितनी होगी बेटा, 1 ही होगी, लायमन है तो 1 ही होगी। अब फर्स्ट है यानी आ कहां से रहा है, जस्ट ऊपर वाले से आ रहा है, यानी n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 2 हो जाएगी, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 से 1 में जंप कर रहा है, तो उसको क्या बोल दोगे तुम, प्रथम लायमन श्रृंखला बोल दोगे। इसी तरीके से मान लो तुमसे किसी ने बोला सेकंड लायमन लाइन, सेकंड लायमन लाइन, तो सेकंड लायमन लाइन मतलब आएगा तो 1 में ही, यानी n1 की वैल्यू तो तुम्हारी 1 ही होगी, लेकिन आ कहां से रहा है, तो भैया पहली तो थी 2 से 1 पहली हो गई, तो 3 से 1 दूसरी होगी ना, यानी n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें करना क्या है, जो भी श्रृंखला बोल रहा है, जिस नंबर की भी बोल रहा है वो नंबर पकड़ो, और जिस श्रृंखला की बोल रहा है, जैसे लायमन की बोल रहा है ना, उसमें n1 की वैल्यू ऐड कर दो। लायमन में n1 की वैल्यू होगी 1, और कौन सी लायमन श्रृंखला बोल रहा है, पहली, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, देखो n2 की वैल्यू 2 मिल गई तुम्हें। ऐसे यहाँ पे लायमन की वैल्यू हो गई 1, कौन सी लायमन श्रृंखला बोल रहा है, दूसरी, तो 1 में 2 ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है। उसने मान लो बोल दिया तुमसे फोर्थ पास्कन लाइन, तो फोर्थ पास्कन लाइन क्या होगी बेटा, देखो डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो लायमन, बामर, पास्कन, यानी इसके लिए तो हो गया n1 की वैल्यू 3, उसमें कौन सी बोल रहा है, चौथी, तो 3 में 4 ऐड करो, यानी n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 7 हो जाएगी, और n1 की वैल्यू तो कितनी चल रही है तुम्हारी, 3 चल रही है, ठीक है बच्चों।
इस तरीके से मान लो उसने बोल दिया 7th फंड लाइन, ठीक है बच्चों। 7th फंड लाइन क्या होगा जरा समझते हैं। N1 की वैल्यू, भाई फंड है लाइमन, बामर, पास्कन, ब्रैकेट, फंड, यानी N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी 5 हो जाएगी। N2 की वैल्यू की बात करते हैं, भाई N1 की वैल्यू 5, 5 में 7 जोड़ दो तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे तुम्हारे भाई, 7 और 5 12, यानी N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। अब इसमें एक होता है लास्ट लाइन या लिमिटिंग लाइन, तो देखो लास्ट वाली यानी अगर इनफाइनाइट से आ रहा है, ये इनफाइनाइट से, 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 तो ये सब क्या है लास्ट लाइन है। ये क्या हो जाएगा लास्ट लाइन लाइमन की, इसको हम लिमिटिंग लाइन भी बोल सकते हैं, तो लिमिटिंग लाइन बामर है ना। लास्ट बोलो या लिमिटिंग बोलो, लिमिटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा सीमांत, सीमांत ये कौन सी है पाश्चन, सीमांत पाश्चन श्रृंखला, सीमांत पाश्चन श्रृंखला, ठीक है, या अंतिम ब्रैकेट श्रृंखला, समझ गए ना। तो मान लो किसी ने तुमसे बोला लाइमन बामर, बामर की सीमांत श्रृंखला, तो भाई बामर है तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 2 हो जाएगी, और लास्ट यानी N2 की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी इनफाइनाइट हो गई। मेरे ख्याल से समझ गए होगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर लेते हैं, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसको क्लासिफाई कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों कुछ सवाल करते हैं हम, जो स्पेक्ट्रम हमारा लाइमन, बामर, पास्कन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो क्वेश्चंस के पैटर्न को हम लोग समझते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, लाइमन तथा बामर श्रृंखला की प्रथम लाइन के लिए लैम्डा का अनुपात ज्ञात कीजिए। कौन कौन सी दे रखा है, लाइमन और बामर, ठीक है। एक तो दिया हुआ है उसने हमें लाइमन और दूसरा दिया हुआ है हमें उसने बामर, ठीक है बच्चों, दो है लाइमन और बामर। श्रृंखला की प्रथम लाइन यानी प्रथम लाइन की अगर बात करी जाए तो फर्स्ट लाइन की वो बात कर रहा है। तो देखो बच्चों लाइमन की फर्स्ट लाइन के लिए N1 की वैल्यू तो कितनी होने वाली है हमारी 1 होगी, जबकि N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। जबकि अगर तुम बामर में प्रथम बामर लाइन की बात करोगे तो उसमें N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी, और N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। उसके लिए लैम्डा का अनुपात ज्ञात कीजिए, हमें लैम्डा का अनुपात ज्ञात करना है। तो बेटे यहाँ पे जो लगेगा फॉर्मूला हमारा वो रेडबर्ग फॉर्मूला लगेगा। रेडबर्ग फॉर्मूला याद दिला दूं मैं आपको, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे N1 और N2 बदल रहा है, तो हाँ सर N1 और N2 बदल रहा है, क्या परमाणु क्रमांक बदल रहा है? नहीं सर, दोनों हाइड्रोजन के लिए, ये कुछ नहीं दिया तो हाइड्रोजन ही लेना है हमें, तो RH इंटू जेड स्क्वायर तो हमारा बदलेगा नहीं, जो बदल रहा है उसको चेंज कर लो। तो भाई यहाँ पे रिलेशन बना लेते हैं 1 बाय लैम्डा लाइमन अपॉन 1 बाय लैम्डा बामर। ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है हमने पहले, सिवाय वहां पे लाइमन और बामर नहीं था, हमें दो अलग अलग ऊर्जा कोश का जंप दिया था उसने, ठीक है। 1 बाय लैम्डा लाइमन अपॉन 1 बाय लैम्डा बामर, ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9, ठीक है। ये हो जाएगा 1 बाय लैम्डा लाइमन अपॉन 1 बाय लैम्डा बामर इज इक्वल टू 3 बाय 4, 9 माइनस 4, 5 बाय 4 इंटू 9, जो कट सकता है कैंसिल कर दो, 4 से 4 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा लैम्डा बामर अपॉन लैम्डा लाइमन बराबर 9 3 जा 27 अपॉन 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो उसने पहले लाइमन दिया हुआ है ना, तो ऊपर पहले लाइमन आएगा, तो लैम्डा लाइमन अपॉन लैम्डा बामर इज इक्वल टू 5 बाय 27। दिस इज आवर फाइनल आंसर, वेरी सिंपल, पहले ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो इसलिए कोई दिक्कत हमें यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगले सवाल में क्या बोल रहा है, सेकेंड बामर लाइन
सेकंड बामर लाइन तथा थर्ड ब्रैकेट लाइन की तरंग संख्या का अनुपात हमें क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही रिडबर्ग फॉर्मूला हमें यूज में लेना है। रिडबर्ग फॉर्मूला क्या कहता है, जरा एक और बार हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दिस इज सॉल्यूशन नंबर सेकंड। सॉल्यूशन नंबर सेकंड के अंदर वो हमसे क्या बोल रहा है, देखो सेकंड बामर लाइन, एक तो दे दिया उसने हमें क्या बच्चों, बामर, उसके लिए कौन सी लाइन बोल रहा है, ये सेकंड लाइन बोल रहा है। तो सेकंड लाइन का मतलब n1 की वैल्यू तो कितनी हो चुकी है तुम्हारी, 2 ही रहेगी। n2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, सेकंड लाइन बोल रहा है तो 2 और 2 कितना हो गया, n2 की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, हम सीख चुके कैसे हमें निकालना है। आगे बात करते हैं थर्ड ब्रैकेट लाइन। तो दूसरा हमें क्या दिया उसने बच्चों, ब्रैकेट दे दिया। अब ब्रैकेट दिया है, उसकी कौन सी लाइन बोल रहा है, वो थर्ड लाइन बोल रहा है। तो ब्रैकेट के लिए n1 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 4। लाइमन, बामर, पास्कन, ब्रैकेट, तो n1 की वैल्यू तो हो गई 4। n2 निकालना है तो कौन सी लाइन बोली, थर्ड, तो 4 और 3 यानी n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 7 हो जाएगी। अभी हमें किसका अनुपात ज्ञात करना है बच्चों, तरंग संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला वही रिडबर्ग फॉर्मूला, न्यू बार इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। भाई मैंने पूछा क्या RH बदलेगा, नहीं सर दोनों केस में वो सेम रहेगा। क्या तरंग संख्या बदलेगी, नहीं सर दोनों केस में वो सेम रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों तो हमारा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे जो तरंग संख्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू बार ऑफ बामर अपॉन न्यू बार ऑफ ब्रैकेट इज इक्वल टू, न्यू बार ऑफ बामर में आएगा बच्चों 1/4 माइनस 1/16 स्क्वायर करके डायरेक्ट पुट कर दिया। यहाँ आ जाएगा 1/16 माइनस 7 7 जा 49। कैलकुलेटिव चला जाएगा थोड़ा, अदरवाइज क्वेश्चन तो देखो यहाँ पे सॉल्व हो ही चुका है। बामर और इधर आ जाएगा हमारा ब्रैकेट, दैट इज इक्वल टू 16 टेकिंग एलसीएम, 4 माइनस 1 3/16, 49 माइनस 16, तो 6 7 8 9 3 1 2 3 4 33। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा बच्चों, 33 तो ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 16 इंटू 49। जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 16 से 16 हमारा कट जाएगा और ये कितने टाइम चला जाएगा, 11 टाइम्स चला जाएगा। तो यहां से फाइनली जो हमारा आंसर आने वाला है, न्यू बार ऑफ बामर अपॉन न्यू बार ऑफ ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 49/11। दिस इज आवर फाइनल आंसर बच्चों। सिंपल क्वेश्चन, रिडबर्ग में हम ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल, बामर सीरीज में लैम्डा मैक्सिमम अपॉन लैम्डा मिनिमम का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम का लॉजिक हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। लैम्डा जो होता है वो ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्यारे बच्चों, हमें रोज लाखों कमेंट्स आते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये वाला टॉपिक सर एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई फिजिक्स के टॉपिक के लिए पूछता है, कोई केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए पूछता है। ठीक है बच्चों, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या, जो भी हम नए वीडियोस अपलोड करेंगे वो आप तक हैंड टू हैंड आ जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं बच्चों, क्योंकि होता क्या है, जो टॉपिक्स की आप डिमांड कर रहे होते हैं उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई होती है। ठीक है, तो वो आपको सर्च करेंगे वहां पे तो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहां पर जाइए, एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, HC बाय लैम्डा, यानी डेल्टा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो गया। यानी अगर मेरा ऊर्जा का अंतर बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा। ठीक है ना, यही लॉजिक हमें यहाँ पे यूज में लेना है। तो जरा इसको हम लोग समझते हैं। तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन जो है मेरा 2 से 1 में जंप कर रहा है, ठीक है, कहां से जंप, अच्छा लाइमन बामर, यहाँ पे कौन सी श्रृंखला बोली है बच्चों, बामर श्रृंखला बोली है।
यानी मेरा जो इलेक्ट्रॉन आना है ये कहां पर आना है भाई, 2 से आना है, 2 में आना है सॉरी। और एक बार तो आ रहा है 3 से 2, एक बार ये आ रहा है इनफाइनाइट से 2। तो सोचो 3 से 2 में ज्यादा ऊर्जा निष्कासित होगी कि इनफाइनाइट से 2 में ज्यादा ऊर्जा निष्कासित होगी? भाई कहां ऊर्जा का स्तर का गैप ज्यादा है? इनफाइनाइट से 2 में वो ऊर्जा स्तर का गैप क्या है बच्चों, ज्यादा है। तो इनफाइनाइट से 2 के अंदर जो है हमारा वो क्या होगा, ऊर्जा ज्यादा निष्कासित होगी। अगर ऊर्जा ज्यादा निष्कासित होगी यानी यहाँ लैम्डा ऊर्जा ज्यादा निष्कासित होगी तो लैम्डा क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम आएगा। यहाँ ऊर्जा क्या होगी बच्चों, जस्ट ऊपर वाले से ही तो कूद रहा है भाई, 3 से 2 में ही तो जंप कर रहा है, इससे ज्यादा तो 4 से 2 के जंप में ऊर्जा निष्कासित होगी, ठीक है। तो यहाँ ऊर्जा क्या है, मिनिमम है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसी का तो अनुपात ज्ञात करना है, हो गया सवाल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पहले केस का N2 और N1, N2 N1, ये दूसरे केस का N2 और N1। रेडबर्ग फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं। 1 बाय लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। 1 बाय लैम्डा मैक्सिमम अपॉन 1 बाय लैम्डा मिनिमम। 1 बाय लैम्डा मैक्सिमम में हो गया 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9 और यहां हो जाएगा हमारा 1 बाय इनफाइनाइट, ठीक है, 1 बाय 4 माइनस 1 बाय इनफाइनाइट। तो 1 बाय इनफाइनाइट तो बच्चों कितना हो गया, 0 हो गया। तो 1 बाय लैम्डा मैक्सिमम अपॉन 1 बाय लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 5 बाय 4 इंटू 9 एलसीएम और ये हो गया 1 बाय 4। 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो लैम्डा मिनिमम अपॉन लैम्डा मैक्सिमम कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 5 बाय 9 और पूछा क्या है जरा देख लेते हैं हमसे, लैम्डा मैक्सिमम अपॉन लैम्डा मिनिमम पूछा है। तो लैम्डा मैक्सिमम अपॉन लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 9 बाय 5। तो इस तरीके से क्या होगा बच्चों, हम सॉल्व करके इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो आंसर है वो बहुत ही आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो मोस्टली जो हमारा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा फॉर्मूला है, रिडबर्ग फॉर्मूला। और रिडबर्ग फॉर्मूला का जो डेरिवेशन हमने किया था वो बेसिकली कहां से आया था, हमारा जो एनर्जी डिफरेंस था ना, डेल्टा ई वाला फॉर्मूला, वहीं से तो आया है। तो सारे फॉर्मूलेज आपको क्या है माइंड में सेट रखने हैं, बिना फॉर्मूले के सवाल करने बैठोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चों। तो पहला, दूसरा, तीसरा सवाल हम कर चुके हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए 1 2 3 हमारा डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 4। तो सॉल्यूशन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, हीलियम प्लस के किस संक्रमण का लैम्डा हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम लाइमन लाइन के लैम्डा के समान होगा। तो देखो सबसे पहले तो यहां क्या दिया हुआ है आप लोगों को, हीलियम प्लस दिया हुआ है। अच्छा ऑप्शन भी दिए हुए हैं, 5 से 3 का संक्रमण होगा कि 3 से 2 वाला संक्रमण होगा कि 6 से 4 वाला संक्रमण होगा कि 4 से 2 वाला संक्रमण होगा। सबसे पहले तो हम कंक्लूजन लिख लेते हैं क्वेश्चन का। भाई क्वेश्चन की भावना को समझना बहुत जरूरी है। तो हीलियम प्लस के किस संक्रमण का लैम्डा, तो हीलियम प्लस का मान लेते हैं हम। अच्छा इसके लिए परमाणु क्रमांक तो कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। और ये जंप कहां से कर रहा है, मान लेते हैं हम N2 से जंप हो रहा है इसका कहां पे, N1 में। हीलियम प्लस के किस संक्रमण का लैम्डा हाइड्रोजन परमाणु, दूसरा क्या दे दिया हमें, हाइड्रोजन परमाणु, इसका Z की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 1 हो गई, ठीक है। के प्रथम लाइमन लाइन, प्रथम लाइमन लाइन बोला है यानी कि N1 की वैल्यू तो हो चुकी है हमारी 1, N2 की वैल्यू दे दी उसने 2, यही तो है बेटा प्रथम लाइमन लाइन के लैम्डा के समान होगा। यानी दोनों का जो लैम्डा है वो क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होना चाहिए। तो बोलो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऑब्वियस सी बात है रिडबर्ग फॉर्मूला लगेगा। तो रिडबर्ग फॉर्मूला जरा हम एक बार दोबारा से याद कर लेते हैं। 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RH इंटू Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो बोलो क्या दोनों में लैम्डा सेम है, हाँ सर दोनों में लैम्डा सेम है। क्या दोनों में RH सेम है, हाँ सर दोनों में RH सेम है। यानी मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, 1 बाय
जेड स्क्वायर, इसको डिवाइड में लेके आ गए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, या हम ये भी कर सकते हैं, दोनों को कांस्टेंट बना सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों का लैम्डा सेम होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। किसके लिए बच्चों, हाइड्रोजन के लिए या हीलियम प्लस आयन के लिए। वो किसके बराबर होना चाहिए, जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर ऑफ हाइड्रोजन। भाई दोनों का बराबर होगा ना, दोनों का, तभी तो लैम्डा बराबर आएगा। वैल्यू पुट करते हैं, हीलियम प्लस के लिए z की वैल्यू 2 2 जा 4, यहाँ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1/4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 4 को डिवाइड में लेके आता हूँ, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3/4। यानी कि हीलियम प्लस आयन का जो मेरा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर में करूंगा, वो मेरा 3/16 के बराबर आना चाहिए, तभी तो LHS इक्वल्स टू RHS होगा। तो मैं क्या करता हूं, अब ऑप्शन से, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गया ये बेसिकली, अब ऑप्शन से उठा के n1 और n2 की वैल्यू पुट करो। ये ऑप्शन देखो, n2 की वैल्यू 5 है, n1 की वैल्यू 3 है, तो फ्रॉम ऑप्शन कौन सा, ए वाला ऑप्शन पुट कर रहे हैं बच्चों। तो 5 और 3, तो 1/3 9 माइनस 1/5 5 जा 25, 25 माइनस 9 यानी कि 16/9 इंटू 25। ये तो हमारा नहीं होने वाला ऑप्शन। देखो 3/16 कहाँ आएगा, नहीं आएगा ना। अगला देखते हैं 3 से 2, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 3 से 2 यानी 1/4 माइनस 1/3 3 जा 9, तो 9 माइनस 4 यानी कि कितना हो जाएगा हमारा ये 5/9 4 जा 36, यानी बी ऑप्शन भी हमारा नहीं होने वाला। ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है 6 और 4, तो हो जाएगा 1/4 4 जा 16 माइनस 1/6 6 जा 36। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा और, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 36 माइनस 16 यानी 20, है ना। एक काम करते हैं हम 36 एलसीएम, नहीं 36 नहीं, हम ले लेते हैं भाई, ठीक है, ये हो जाएगा 36 माइनस 16 कितना हो जाएगा 20/16 इंटू 36, तो 4 से काट देते हैं, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, यानी ये भी हमारा ऑप्शन में नहीं आएगा। अब बचा लास्ट डी ऑप्शन 4 से 2, तो डी ऑप्शन चेक करते हैं, 1/4 माइनस 1/16, तो 16 एलसीएम ले लिया, तो 4 माइनस 1 यानी 3/16, और हमें लाना कितना था बच्चों, 3/16 ही लाना था, यानी कि जो हमारा हीलियम प्लस है उसका 4 से 2 का जो संक्रमण होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन परमाणु जो है उसका प्रथम लाइमन लाइन का जो संक्रमण होगा, उन दोनों के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी। तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गया बच्चों, ये ध्यान से करो। पहले हमने क्या किया, दोनों के लैम्डा को इक्वेट करते हुए रिलेशन बना लिया, और ये देख लिया मैंने कि हीलियम प्लस आयन जो है ना मेरा, उसके लिए 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जो है उसके, ठीक है, उसके और हाइड्रोजन के लिए उनका रिलेशन क्या आया, तो 3/16 के बराबर मेरे को करना था। फिर मैंने ऑप्शन से n1 और n2 की वैल्यू उठा के पुट कर दी, सॉल्व किया, तो मेरे को आंसर नंबर डी जो है वो प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, सॉल्यूशन नंबर 5। तो बच्चों सॉल्यूशन नंबर 5 क्या बोल रहा है जरा देखना। बामर सीरीज की प्रथम रेखा, तो बामर सीरीज की प्रथम रेखा जो है हमारी का तरंग संख्या का मान हमें दिया हुआ है 15,200, तो हम लिखते चलते हैं इसको। बामर सीरीज दी हुई है हमें, ये हो गई हमारी बामर सीरीज। तो बामर सीरीज का मतलब, अच्छा उसकी कौन सी है, फर्स्ट लाइन हमें दी हुई है बामर सीरीज की। तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हो गया भाई, n1 की वैल्यू तो हमारी कितनी हो जाएगी 2, और n2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 3, ठीक है।
तो बामर का मतलब क्या हो गया, लाइमन बामर। बामर का मतलब N1 की वैल्यू तो होगी हमारी 2 और N2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। का तरंग संख्या का मान 15,200 सेंटीमीटर इनवर्स है। तो इसके लिए तरंग संख्या का मान कितना दे रखा है अपने को, 15,200 सेंटीमीटर इनवर्स। आगे बोल रहा है हाइड्रोजन परमाणु में, यानी ये पूरा जो कार्यक्रम था ये किसके अंदर चल रहा है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु में। अभी आगे बोल रहा है तो लिथियम +2 आयन, ठीक है, कौन सा आयन, लिथियम +2। तो लिथियम +2 के लिए परमाणु क्रमांक तो कितना दे दिया गया है हमें, 3 में बामर सीरीज। बामर सीरीज का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर N1 की वैल्यू तो इसमें भी 2 होगी और N2 की वैल्यू इसमें भी 3 होगी। यानी दोनों केस में हमारा परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है, लेकिन दोनों केस में जो हमारा N1 N2 की वैल्यू है वो क्या है, सेम है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, तरंग संख्या का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी कौन सा इस्तेमाल हो जाएगा हमारा, रिडबर्ग फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, रिडबर्ग फॉर्मूला, तरंग संख्या बराबर RH इंटू Z स्क्वायर 1/N1 माइनस 1/N2 स्क्वायर। अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अच्छा, कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है जरा वो देख लेते हैं। एक तो हमारा क्या हो जाएगा, RH कांस्टेंट हो जाएगा, और साथ ही साथ में ये पूरा N1 स्क्वायर और N2 स्क्वायर दोनों में सेम ही तो है। यहाँ पे N1 और N2 की वैल्यू सेम हो गई, ठीक है, RH तो कांस्टेंट है ही। तो तरंग संख्या समानुपाती हो जाएगा किसके, Z स्क्वायर के। तो तरंग संख्या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर। तो तरंग संख्या ऑफ हाइड्रोजन अपॉन तरंग संख्या ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल टू 1/4। स्क्वायर कर दिया मैंने, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो तरंग संख्या ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ तरंग संख्या ऑफ हाइड्रोजन। तो 4 इंटू 15,200 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको सॉल्व कर लो, 0 0 4 2 8 5 0 4 5 6 60,800 सेंटीमीटर इनवर्स जो है हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो मेनली यूज क्या आ रहा है हमारा, रिडबर्ग फॉर्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के छठे आवर्त से दूसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन परमाणु दिया हुआ है, छठे आवर्त से दूसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन संक्रमण से उत्सर्जित प्रकाश स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में आता है। तो वो जो क्षेत्र है वो हमें लैम्डा से ज्ञात करना होगा। हमने EM वेव को किस बिना पे वर्गीकृत किया हुआ है, वो हमने वेवलेंथ के बिना पे किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, वेवलेंथ कैलकुलेट कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो जरा देखते हैं कैसे करना है इसको। क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन परमाणु। तो हाइड्रोजन परमाणु यानी Z की वैल्यू तो हो गई है 1, N2 की वैल्यू दे दी हमें 6 और N1 की वैल्यू दे दी उसने 1, सॉरी दूसरा आवर्त यानी कि 2 दे दी। अब बेटा यहाँ तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो क्या है आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। सीधे आंसर क्या हो गया, बामर। भाई कहां से, छठे आवर्त से दूसरे आवर्त, और कहीं से भी इलेक्ट्रॉन कूदी मार के कहां पे आ जाए, अगर दूसरे ऊर्जा कोश में आ जाता है तो वो कौन सी सीरीज में आता है, बामर सीरीज में आता है। और जो हमारा बामर सीरीज है ये कौन से रीजन में आता है, विजिबल रीजन में आता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, विजिबल रीजन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। हाँ, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ जाए तो बिल्कुल मजा ही आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत आपको है नहीं। यहाँ पे बेसिकली वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, सीधे आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बामर सीरीज। और बामर सीरीज कौन से स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में आती है बच्चों, विजिबल रीजन के क्षेत्र में वो आती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा सॉल्यूशन नंबर 5। अभी आगे बढ़ते हैं हम 7वें सॉल्यूशन पे। छठा तो हमारा ओरली हो चुका है। तो 7वां क्या बोल रहा है, लिथियम +2 आयन के लिए बामर श्रेणी की, लिथियम +2 आयन के लिए लिखते चलते हैं, लिथियम +2 आयन यानी इसके लिए Z की वैल्यू कितनी दे दी उसने हमें, 3 दे दी। आगे बोला है के लिए बामर श्रेणी की फर्स्ट रेखा, लाइमन बामर, यानी N1 का मान तो दे दिया गया है 2,
और फर्स्ट रेखा यानी N2 की वैल्यू दे दी गई है 3 तथा पाश्चन श्रेणी की अंतिम रेखा पाश्चन श्रेणी, ये तो किसके लिए था बेटा, बामर के लिए। इसी तरीके से अगर तुम पाश्चन के लिए बात करते हो तो पाश्चन के लिए बेटा N1 की वैल्यू हो जाएगी लाइमन बामर पाश्चन यानी 3, और अंतिम रेखा बोल रहा है यानी N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तरंग संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है तुम्हें, ठीक है। तो दोनों की तरंग संख्या निकाल लो और माइनस कर दो, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं बामर के लिए, तरंग संख्या ज्ञात कर लेते हैं। न्यू बार ऑफ बामर लिख देता हूं, तो हो जाएगा बच्चों RH इंटू Z स्क्वायर यानी 3 3 या 9, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, तो हो जाएगा बच्चों 9RH इंटू 9 में 5/4 इंटू 9। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो न्यू बार ऑफ बामर जो है हमारा 5/4 RH आ गया, ठीक है बच्चों। वही रेडबर्ग फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया। अभी हम यही ज्ञात कर लेते हैं किसके लिए बच्चों, न्यू बार ऑफ पाश्चन, तो हो जाएगा RH इंटू 3 3 या 9, 1/N1 स्क्वायर यानी 9 माइनस 1/इनफाइनाइट, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना सीधे सीधे RH, देखो 9 से 9 कट जाएगा, है ना, तरंग श्रेणी की अंतिम रेखा बोला था, तो 9 से 9 कट गया, सीधे क्या आ जाएगा, RH हो जाएगा। तो न्यू बार, ठीक है, डेल्टा न्यू बार बराबर न्यू बार ऑफ बामर माइनस न्यू बार ऑफ पाश्चन, ये कितना है अपना 5/4 RH माइनस RH, कितना आ जाएगा बच्चों, RH/4 इज अवर फाइनल आंसर। तो मेनली जो है बच्चों इसके जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस बनते हैं ना, उनमें हमें मुख्यतः रेडबर्ग फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करना होता है, तो याद रखो उसको, अच्छे से यूज में लाओ और बहुत ही इजीली जो है इसके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो बच्चों अब न्यूमेरिकल करने के बाद जो हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, हमें स्पेक्ट्रल रेखाएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हेडिंग डाल लीजिए, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल। तो बच्चों अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है, ठीक है बच्चों। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें। लाइंस, ठीक है, जो स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है। क्या मतलब क्या है इस पॉइंट का, इसको जरा हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा चौथा कोश है, ये तीसरा, ये दूसरा और ये पहला, ठीक है बच्चों। पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश, ये 4 कोश है हमारे पास। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन परमाणु का, वो ऊर्जा ग्रहण करके चौथे कोश में चला गया। अब वो चौथे कोश में अंततः आएगा कहां पे, अपने सबसे स्थायी अवस्था में आएगा। उसकी सबसे स्थायी अवस्था कौन सी होगी, n=1 होगी, यानी उसको आना तो अल्टीमेटली 1 में है। लेकिन क्या वो डायरेक्टली 1 में आ सकता है, हाँ। क्या वो इनडायरेक्टली 1 में आ सकता है, हाँ। वो 4 से सीधे 1 का ट्रांजिशन संक्रमण करके भी सीधे 1 में आ सकता है। 4 से हो सकता है 3 में आए, 3 से 1 में आए, या 4 से हो सकता है 2 में आए, 2 से फिर 1 में आ जाए। तो बहुत सारी वहां पे क्या होती है बच्चों, पॉसिबिलिटीज आती है, ठीक है। तो अब मान लो 4 से इलेक्ट्रॉन जो है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन 4 में था, अभी 4 से इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके कहां पे आ गया, मान लो सीधे 1 में आ गया। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन जो हमें मिलेगी ना, वो भी हम लोग बनाते जाते हैं। ये हो जाएगी हमारी स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा स्पेक्ट्रम, यहाँ पे हमें मिलना है लाइन की फॉर्म में हमें मिलेगा। तो सोचो 4 से 1 का जो जंप होगा
वहां से जो ऊर्जा निकलेगी फोटोन की फॉर्म में, उसका अपना लैम्डा होगा, अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो जैसे वो निकलेगा वैसे इस स्पेक्ट्रल लाइन पे क्या हो जाएगा, एक इस तरीके से लाइन खिंच जाएगी। यहां मैं नंबरिंग भी कर देता हूं। ये पहली स्पेक्ट्रल लाइन है जिसको मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन भाई बहुत सारे, देखो एक ही परमाणु थोड़ी ना होगा, वहां पे बहुत सारे परमाणु होंगे। एक परमाणु में तो मान लो 4 से 1 में आ गया, दूसरे परमाणु में क्या हुआ, पहले वो 4 से कहां पर आया, 2 में आया, फिर 2 से कहां आया, वो 1 में आया बच्चों। तो यहां पे मुझे बताओ क्या 4 से 2 वाले का लैम्डा या ऊर्जा 4 से 1 वाले के बराबर होगी? नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन देगा, इसको हम बोल देते हैं सेकंड, और यहां पे भी मेंशन कर देता हूं मैं सेकंड। ये ले लेते हैं थर्ड, देखो इसकी भी अलग होगी, ये तीसरी स्पेक्ट्रल। तो ये वाली स्पेक्ट्रल लाइन की बात कर रहे हैं हम, मतलब समझ गए ना हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली टोटल कितनी है हमारी, तीसरी स्पेक्ट्रल लाइन हमारी मिल रही है। अगला मान लो क्या है, जंप कैसे हुआ, 4 से पहले आया ये बच्चों 3 में, और फिर 3 से आया ये 1 में, या 4 से 3 में आया, 3 से 2 में आया, और फिर 2 से 1 में आया। चलिए इन सबको देखते हैं। इसको मैं 4 नंबर दे देता हूं, देखो डिफरेंट है, ये मेरे को चौथी स्पेक्ट्रल लाइन मिल गई। अब 3 से 1 वाला क्या है, पहले कोई ऐसा नहीं है, तो ये मेरा क्या हो गया, 5वीं रेखा मिल गई, इसको मैं 5 बोल देता हूं। अब यहां से यहां ये तो 4 नंबर ही आ गया, तो जब ये वाला ट्रांजिशन होगा ना बेटा, 4 से जब ये आएगा, 4 से कहाँ है ये, 3 में, 3 से 2 में, 2 से, तो ये तो चौथा नंबर ही दोबारा से हो जाएगा। तो इसकी लाइन तो इस पे ही होगी, तो ये अलग अलग नहीं होगी बच्चों, ये क्या होगी, सेम ही एक ही लाइन कहलाएगी। चाहे ऐसे कितने भी ट्रांजिशन हो, वो लाइन कितनी कहलाएगी, एक ही कहलाएगी। बात आ रही है ना समझ में। ऐसे ही 3 से 2 वाला हमारा क्या होगा बच्चों, छठी लाइन बोल देते हैं, ये आ गई हमारी छठी लाइन। फिर 2 से 1 वाला तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी है ना, ये तीसरी वाली के ऊपर दोबारा से खिंच जाएगी, तो ये 2 अलग अलग लाइनें नहीं होगी, ये एक ही लाइन होगी। यानी कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन चौथे कोश में उपस्थित है और चौथे कोश से वो पहले कोश में आना चाह रहे हैं, तो हमें कुल विभिन्न प्रकार की कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिल सकती है बच्चों, 6 मिल सकती है। क्लियर है ना पॉइंट। अब भाई मान लो ये तो चौथा कोश था, मान लो ये 8वें 10वें 15वें 20वें कोश में पहुंच जाए, वहां से 1 में आना चाहे, तो क्या ऐसे बनाते फिरेंगे हम? नहीं सर, ऐसे हम कहां तक बनाएंगे, हमें तो एक फॉर्मूला बता दीजिए आप जिससे हम आसानी से कैलकुलेट करें। तो ठीक है भाई, तुमने कहा तो मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं। तो नंबर ऑफ, ठीक है, स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या, तो बच्चों स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। क्या होता है बच्चों, स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। ये बच्चों जनरल फॉर्मूला है। अधिकांश हमारे कई जगह पे फॉर्मूले अलग भी लिखे हुए होते हैं, वो अलग फॉर्मूले कब चलते हैं, जब हमारा इलेक्ट्रॉन फाइनली आना कहां चाहे, 1 में आना चाहे। ठीक है, यदि n2 की वैल्यू मैं n पुट कर दूं और जो मेरा n1 है, n1 की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं 1, तो यही फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 बाय 2। तो देखो 1 से 1 कट गया, फाइनली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बाय 2। ठीक है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, n इंटू n माइनस 1 बाय 2। लेकिन ये फॉर्मूले में ये कंडीशंस का होना जरूरी है, यानी ऊपर वाला तो जनरल फॉर्मूला है, तुम कहीं पर भी इस्तेमाल करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन नीचे वाला जो फॉर्मूला है इसमें
आना कहाँ चाहिए, ग्राउंड स्टेट में आना चाहिए। अब जरा यहाँ पे करके देखो, फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे भाई, कहां से आ रहा है, n2 की वैल्यू हो गई तुम्हारी 4, n1 की वैल्यू हो गई तुम्हारी 1, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालो 4 - 1 इंटू n इंटू n - 1, 4 इंटू 4 - 1 बाय 2, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है। लो हो गया खत्म कहानी। आ रही है ना बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा के बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्वेश्चंस कुछ जिस पे करते हैं, मान लो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आ रहा है भाई, 7 से 1 में आ रहा है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालनी, 1 आ रहा है तो ये भी लगा सकते हो, वहां से भी लगा सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे। तो 7 इंटू 7 - 1 बाय 2, तो ये जाएगा 7 इंटू 6 बाय 2, 2 3 जा 6, 7 दिया 21 स्पेक्ट्रल लाइन तुम्हारा आंसर हो गया। मान लो जो इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारा जंप करके कहां से आ रहा है, मान लो वो आ रहा है 8 से, ठीक है ये ज्यादा हो गया, 6 से 2 में आ रहा है सपोज करो। अब तुम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन आना कहाँ चाहिए, 1 में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो 1 में नहीं आ रहा, वो 2 में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों, मेन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। n2 की वैल्यू 6 - 2 इंटू 6 - 2 प्लस 1 बाय 2, ये हो जाएगा 4, 6 में से 2 के 4 और 1 5 अपॉन 2, 2 2 जा 4 यानी 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो, मान लो यही वाला हमारा क्वेश्चन होता, इस क्वेश्चन के अंदर वो बोलता कि लायमन सीरीज की कितनी लाइन है। ठीक है, तो लायमन सीरीज की देखो, एक तो ये हो गया लायमन सीरीज की, एक ये 2 लायमन और एक ये 3 लायमन सीरीज है। ठीक है बच्चों, अगर वो बोलता 2 वाली गिनो, तो 2 वाली बेटा एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, यानी 2 ये ना, यानी इस फॉर्मूले से हमारा वो आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 4 से 2 के जंप का ट्रांजिशन जरा देखो, इस्तेमाल करो फॉर्मूला, तो हो जाएगा 4 - 2 इंटू 4 - 2 प्लस 1 बाय 2, तो ये 2 से देखो, ये 2 तो कट ही गया तुम्हारा, और इधर 4 - 2 और 1। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना आंसर आ रहा है देखो, 4 - 2 2, 2 प्लस 1, इधर कितना हो गया 2, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा तुम्हारा भाई 3। तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, n2 - n1, 4 - 2, 4 - 2 प्लस 1 बाय 2, इधर कितना बच गया तुम्हारा 2 इंटू 3 बाय 2, 2 से 2 कट गया, तो बेसिकली कितना आ गया 3। अब जरा देखते हैं हम 3 कौन कौन से आ रहे हैं, तो एक तो ये वाला हो गया 2 में आने के लिए, एक ये वाला हो गया, और एक देखो ये वाला हो गया। तो अगर 4 से 2 का जंप होगा तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस हमें कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। वहीं अगर मान लो 4 से 3 का होता तो एक ही मिलेगा, 4 - 3 इंटू 4 - 3 प्लस 1 बाय 2, सॉल्व कर लो, यहाँ पे आंसर जो है तुम्हारा 1 आ जाएगा, और वो लाइन केवल ये वाली होगी बच्चों। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इनको इस्तेमाल करने का, थोड़ा सा फोकस के साथ इनको इस्तेमाल करो, बहुत ही आसानी से ये क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं बच्चों। अच्छा देखो, इसका एक और फॉर्मूला है, ये तो मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए, और दूसरे क्या हो सकते हैं फॉर्मूले नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का। देखो ठीक है, इसमें अल्टीमेटली आना क्या चाहिए हमारा, 1 में आना चाहिए। ठीक है, इसी का दूसरा फॉर्म अदर फॉर्म, आना क्या चाहिए बेटा 1 में, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का फॉर्मूला हो जाता है 1 + 2 + 3 + डैश डैश n2 - 1। हाँ, थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, 1 + 2 + 3 + डैश डैश n2 - 1। क्या मतलब है, जैसे वहां पे देखो 4 से इलेक्ट्रॉन 1 में आ रहा था, कहां से आ रहा था, 4 से 1 में आ रहा था, तो 4 से 1 में जब वो आ रहा है तो इस वाले मेथड से निकालते, कहां तक जाना है तुम्हें, 4 - 1, यानी कहां तक जाना है तुम्हें, 3 तक जाना है, तो 1। ठीक है, 4 से कहां जंप हो रहा है आपका बच्चों, 1 में हो रहा है। इस फॉर्मूले से करते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का, कहां तक जाना है, 4 - 1 3 तक, तो 1 + 2 + 3, तो 3 3 6, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी, 6 6 6 आंसर। ठीक है, अगला देखो 7 से 1 में है,
तो n2 की वैल्यू 7, 7 माइनस 1 यानी कि 6 तक जाना है। ठीक है बच्चों, 6 तक जाना है। तो स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो जाएगी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, टोटल कितने आएगी बेटा 21, 6 4 10 20 21, कितना आंसर आ जाएगा हमारा 21 आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा फॉर्म है, याद रखो, कई बार एग्जाम में वो हमसे पूछ लेता है, तो याद होना बहुत जरूरी है ऑप्शन टिक करने के लिए बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ हमारी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या है बच्चों, फॉर्मूला है। अच्छा, मान लो आप कोई पर्टिकुलर टाइप की स्पेक्ट्रल लाइंस पूछ ली, लायमन की, बामर की, अभी मैं समझा रहा था ना वहां पे, तो अगले पॉइंट हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है बच्चों, जैसे लायमन हो गया, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, और हम्फ्री। तो कोई भी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन निकालनी हो ना, तो क्या करो, पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन तुम्हें क्या करना है, n2 माइनस n1 करना है। क्या करना है बच्चों, n2 माइनस n1। यानी मान लो इसके अंदर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है मान लो 4 से, अब लायमन में कहा आ रहा है 1 में आ रहा है, केवल लायमन की निकालनी है। देखो इसमें तो लायमन भी था, बामर भी था, पास्टन भी था, लेकिन तुम्हें केवल कौन सी निकालनी है, लायमन। तो लायमन तो देखो 3 ही है ना, कैसे निकालोगे, n2 माइनस n1, लायमन के लिए n1 होता है 1, तो 4 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सिंपल। हाँ, तो लायमन के लिए स्पेक्ट्रल लाइन कितना हो जाएगा, n2 माइनस 1, इसमें n2 माइनस 2, n2 माइनस 3, n2 माइनस 4, n2 माइनस 5, n2 माइनस 6। इस तरीके से क्या है, हम पर्टिकुलर काइंड की स्पेक्ट्रल लाइंस को बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लायमन कितनी थी, 3 थी, बामर एक ये बामर है, एक ये बामर है, तो 4 माइनस 2 2 आ जाएगी, ये एक ही पास्टन है तो एक ही आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, अब मान लो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, एग्जाम्पल मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है 5 से 1 में जंप कर रहा है। किस में जंप कर रहा है बेटा, 5 से 1 में जंप कर रहा है। अब 5 से 1 में पर्टिकुलर टाइप की निकालनी है, तो लायमन के लिए पुट करो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। बामर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 यानी 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 यानी 2, 5 माइनस 4 यानी 1। और फंड और हम्फ्री जो है ये लाइनें तो होंगी ही नहीं भाई, जब इलेक्ट्रॉन ही 5 से 1 में जंप कर रहा है तो 5 वाला फंड कैसे हो सकता है, फंड तो तब होगा ना जब वो 5 में आएगा, वो तो 5 से कूद रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अब इनके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया है आज। इसको अच्छे से स्टडी करो घर पे फोकस के साथ, जितने फॉर्मूले जितने लॉजिक बताए हैं उन सबका अच्छे से इस्तेमाल करो, तभी जो है आपको क्लियर हो पाएगा ये पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू बच्चों। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके, आपको अवेलेबल हो सके, तो आप आज ही हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है बच्चों 180021217999। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएंगे।